Students, in my last video section, I told you about the 9 types of combinations that can be homogeneously formed depending upon different physical states of matter. Out of all those combinations, the most important ones were the liquid solutions, in which the solvent is always a liquid while the solute may either be solid, liquid or a gas. In this particular video session, we shall discuss one of the very important property of such liquid solutions, and that property is vapor pressure. Hey everybody, this is Ankur Goyal and you are at right place if you really want to unlock your brain with a key to success in chemistry. Students, before we actually go into the details of vapor pressure, let us discuss the basic cause of the generation of vapor pressure. सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि वेपर प्रेशर अराइज क्यों होता है, वेपर प्रेशर का बेसिक कॉज क्या होता है, एंड दैट बेसिक कॉज इज एवापोरेशन. सो लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ एवापोरेशन फर्स्ट. Students, you all know कि whenever we place any liquid in a container, even at room temperature, suppose कीजिए we have placed water in this container and this is the top layer of the water molecules. तो आप सब लोगों को मालूम है कि अगर हम वाटर को किसी कंटेनर में फिल करके इवन एट रूम टेम्परेचर भी प्लेस कर देते हैं, देन इवन एट रूम टेम्परेचर वी ऑब्जर्व दैट दीज वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट अ टेंडेंसी टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स कि कोई भी लिक्विड अगर ओपन कंटेनर में रख दिया जाता है इवन एट रूम टेम्परेचर एंड इवन इफ नो अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, देन आल्सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग. So this loss of liquid from its upper surface at any temperature below its boiling point is called evaporation. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी कोई लिक्विड अपने अपर सरफेस पे से वेपर्स की फॉर्म में लॉस्ट होता है तो इसे इवेपोरेशन कहा जाता है. बट वी नीड टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ दिस इवेपोरेशन, कि जब हम बाहर से कोई एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे तो ये इवेपोरेशन हो क्यों रही है. सो व्हेन वी डीपली एनालाइज्ड द कॉज ऑफ दिस इवेपोरेशन, तो हमें पता चला कि इसका कॉज लाई करता है विद इन द पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी. क्लास 11 में आपने गैसेस से रिलेटेड काइनेटिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े थे, एंड सम ऑफ दोज पोस्टुलेट्स कैन इवन बी अप्लाइड ओवर लिक्विड. सो एक पोस्टुलेट स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये पढ़ा था कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर नॉट एट रेस्ट बट दे आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन, एंड ड्यूरिंग देयर मोशन दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद वन अनदर एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. This postulate is also applicable over the liquid molecules. Just like gases, the liquid molecules are also not at complete rest. Even the molecules of liquid are in a state of motion, and during their motion they keep on colliding with one another. फिर एक postulate हमने ये भी पढ़ा था स्टूडेंट्स कि the collisions between the molecules are perfectly elastic collision, that is there is no loss or gain of energy, but there may be a redistribution of energy. यानी कि जब भी दो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो कोई लॉस या गेन ऑफ एनर्जी नहीं होता, लेकिन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जरूर हो सकता है. रिडिस्ट्रीब्यूशन से हमारा मतलब है कि व्हेनेवर द टू मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स टुगेदर, तो पॉसिबिलिटी है कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी निकल के दूसरे में चली जाए, बट द सम टोटल ऑफ एनर्जी विल स्टिल बी द सेम. सो ये याद रखिएगा, सच कोलिजन्स आर कॉल्ड द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. सो ये दोनों पोस्टुलेट्स लिक्विड्स में भी एप्लीकेबल होते हैं स्टूडेंट्स. नाउ कंसीडर दीज टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स. इन दो मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करिए जिन्हें मैंने थोड़ा डार्क करा है. अब इससे पहले कि हम कॉज ऑफ एवापोरेशन फाइंड आउट करें, आपको यह पता होना चाहिए कि वी आर कंसीडरिंग द केस ऑफ वाटर, तो वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है, व्हाई इट इज ऑलरेडी अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल विद अ पार्शियल नेगेटिव एंड ओवर ऑक्सीजन एंड पार्शियल पॉजिटिव एंड ओवर हाइड्रोजन एटम्स. सो दिस इज वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल, and similarly this is another water molecule. So students याद रखिएगा, when various water molecules come close to one another, तो एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड से अट्रैक्ट हो जाता है, एंड these stronger interactions are called intermolecular hydrogen bonds, and these hydrogen bonds are responsible to bring all those molecules in so close packing that water exists as a liquid at room temperature. So ये तो क्लियर हो गया कि वाटर लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि वाटर के वेरियस पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. बट अगर हमें वाटर को वेपराइज करना है तो डेफिनेटली वी नीड टू ब्रेक दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स. जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर हम इस सेंट्रल वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड लेफ्ट वाले वाटर से भी ब्रेक कर दें और राइट वाले वाटर से भी ब्रेक कर दें, तो डेफिनेटली ये वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा और सरफेस को छोड़ के वेपराइज्ड हो जाएगा. बट द क्वेश्चन अराइज कि इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कहां से मिलेगी, बिकॉज इवेपोरेशन इज अ सेल्फ अकरिंग प्रोसेस. इवेपोरेशन में हम एक्सटर्नल सोर्स से कोई एनर्जी नहीं देते, फिर भी मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाता है. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन हो रही है तो फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कहां से मिल रही है.
and the cause lies in those two postulates which I just told you. Now just like gases, students imagine कीजिए कि लिक्विड में भी ये मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे नहीं है, they are in a state of motion and during their motion they keep on colliding with one another also. So just imagine कीजिए कि ये वाला मॉलिक्यूल इस बराबर वाले मॉलिक्यूल से वाइब्रेट करता करता कोलाइड कर जाता है, एंड जैसे ही एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा तो इनके बीच में कोई लॉस गेन ऑफ एनर्जी नहीं होगा, लेकिन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जरूर हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि जब ये लेफ्ट वाला मॉलिक्यूल राइट वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा तो लेफ्ट की कुछ एनर्जी निकल के राइट वाले मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाए, और अगर लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल की कुछ भी एनर्जी राइट वाले मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो गई तो उससे राइट वाले मॉलिक्यूल के पास ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेटेड हो जाएगी, और उस ज्यादा एनर्जी से ये राइट वाला मॉलिक्यूल अपने एडजेसेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और सरफेस को छोड़ के लॉस्ट हो जाएगा। सो दिस इज द कॉज ऑफ एवापोरेशन स्टूडेंट्स। एवापोरेशन में हमने कोई एक्सटर्नल हीट बाहर से नहीं दी, ऑल्दो इट इज द फैक्ट कि अगर हम एक्सटर्नल हीट बाहर से देंगे तो इवेपोरेशन और फास्टर हो जाएगी, बट द फैक्ट इज दैट कि अगर हम बाहर से हीट नहीं भी दे रहे हैं तो भी इवेपोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बिकॉज इवेपोरेशन कोलिजन्स की वजह से होती है। जब भी वाटर के दो नियर बाय मॉलिक्यूल्स अपर सरफेस पे कोलाइड करते हैं तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी निकल के दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है, और दूसरे मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी होने की वजह से वो दूसरा मॉलिक्यूल हाई एनर्जी से अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करता है और सरफेस को छोड़ के लॉस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। सो आई होप आपको इवेपोरेशन की डेफिनेशन और इवेपोरेशन का कॉज क्लियर है। अब नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस इवेपोरेशन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। स्टूडेंट्स जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक ओपन कंटेनर में अगर इवेपोरेशन प्रोसीड करती है तो व्हाटएवर द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर बीइंग कन्वर्टेड टू वेपर्स दे कीप ऑन एस्केपिंग विद इन द एटमॉस्फेयर। जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस पे से इवेपोरेट होते हैं वेपर्स की फॉर्म में, वो एटमॉस्फेयर में कहीं लॉस्ट होते जाते हैं इन एन ओपन कंटेनर। बट जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर हम इसी कंटेनर को एक इन्वर्टेड जार से कवर करके रख दें, तो इवन आफ्टर कवरिंग दिस कंटेनर विद एन इन्वर्टेड जार इवेपोरेशन स्टिल कीप्स ऑन गोइंग। इवेपोरेशन तो अब भी चलेगी स्टूडेंट्स, कवर करने से इवेपोरेशन रुक नहीं जाएगी, बिकॉज इवन आफ्टर कवरिंग द मॉलिक्यूल्स आर स्टिल इन कोलिजन। मॉलिक्यूल्स अभी भी टकरा रहे होंगे, अभी भी उनके एनर्जीज रिडिस्ट्रीब्यूट हो रही होंगी, और अब भी हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल सरफेस पे से लॉस्ट हो रहे होंगे। बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द ओपन कंटेनर एंड द क्लोज्ड कंटेनर इज दैट कि अनलाइक एन ओपन कंटेनर, एक क्लोज्ड कंटेनर में अब जितने भी वेपर्स बनेंगे दे विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग विद इन दिस कन्फाइंड स्पेस। वो इसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट होते जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एनी स्पेस टू गेट लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर कि जब भी एक क्लोज्ड कंटेनर में इवेपोरेशन करी जाती है तो बनने वाले वेपर्स उसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टिल द टाइम देयर इज अ स्पेस अवेलेबल विद इन दिस कंटेनर, जब तक यहां पे जगह अवेलेबल है तब तक तो इवेपोरेशन आराम से प्रोसीड करेगी और वेपर्स इसके अंदर एक्यूमुलेट होते रहेंगे। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द प्रोग्रेस ऑफ इवेपोरेशन ये जगह वेपर से फिल्ड अप होती चली जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये जगह वेपर से टोटली फिल्ड अप हो जाएगी, इसके अंदर वेपर्स के फर्दर अकोमोडेशन की जगह नहीं बचेगी। और जब ये जगह टोटली फिल्ड अप हो जाएगी और फर्दर वेपराइजेशन की जगह नहीं बचेगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तब क्या इवेपोरेशन रुक जाएगी? नहीं, ये याद रखिएगा, इस जगह के पूरा भर जाने के बाद भी इवेपोरेशन नहीं रुकेगी। इवेपोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट कीप्स ऑन गोइंग। बट द क्वेश्चन अराइज कि अगर ऊपर की जगह भर गई और इवेपोरेशन रुक नहीं रही तो फिर अब वेपर्स जो फर्दर बनेंगे वो जाएंगे कहां? तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब ये जगह पूरी भर जाती है और वेपर्स को फर्दर अकोमोडेट होने की जगह नहीं मिलती तो ये ऊपर के वेपर्स चारों तरफ प्रेशर एक्सर्ट करना अप्लाई करते हैं, और ऐसे में कोई भी वेपर का मॉलिक्यूल जब लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है तो लिक्विड का मॉलिक्यूल उस वेपर के मॉलिक्यूल को वापस अंदर पुल कर लेता है। सो ये याद रखिएगा स्टूडेंट, जब तक ये जगह अवेलेबल थी तब तक तो इवेपोरेशन बहुत इजीली प्रोसीड कर पा रही थी क्योंकि वेपर्स को अकोमोडेट होने की जगह मिल रही थी, लेकिन जब ये जगह पूरी भर जाएगी और वेपर्स को अकोमोडेट होने की जगह नहीं मिलेगी तो ये ऊपर के वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस पे बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ये वेपर का मॉलिक्यूल लिक्विड के मॉलिक्यूल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट एक्सर्टेड प्रेशर वो हाइड्रोजन बॉन्ड फिर बन जाएगा इन दोनों के बीच में, जिस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके वेपर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुआ था। तो ये याद रखिएगा, जब तक ये जगह खाली थी तब तक तो इवेपोरेशन चल रही थी, लेकिन जब ये जगह भर गई और वेपर्स को फर्दर अकोमोडेट होने की जगह नहीं मिलेगी तो ये वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और जैसे ये मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो लिक्विड का मॉलिक्यूल उन वेपर्स को वापस अंदर पुल कर लेगा, एंड दैट स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन। तो स्टूडेंट्स यू शुड नो कि वंस दिस स्पेस इज टोटली फिल्ड अप विद वेपर्स देन दिस सिस्टम अटेन्स अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन। एंड अब ध्यान से वेपर प्रेशर की डेफिनेशन सुनिएगा स्टूडेंट्स, किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट पे कोई भी वेपर का मॉलिक्यूल जितना भी प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे एक्सर्ट करता है दैट प्रेशर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर।
यानी वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। ये याद रखिएगा, वेपर प्रेशर की एग्जिस्टेंस एक क्लोज्ड कंटेनर में होगी। जब वेपर्स को अकोमोडेट होने की जगह नहीं मिलती तो वो वेपर्स डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करने लगते हैं, और वॉट एवर द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड ओवर द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। सो आई होप वेपर प्रेशर का कंसेप्ट आपको क्लियर है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अब नाउ स्टूडेंट्स, एक और कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि वेपर प्रेशर की एग्जिस्टेंस तभी होगी जब ये जगह पूरी भर जाएगी, ऐसा नहीं है। ये याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर इमेजिन करो ये जगह पूरी खाली है, इफ दिस स्पेस इज टोटली वैकेंट एंड वी हैव जस्ट वन वेपर मॉलिक्यूल, अभी सिर्फ पहला वेपर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर ऊपर गया है और अभी देयर इज अ स्टिल लॉट ऑफ स्पेस फॉर द अकोमोडेशन ऑफ मेनी मोर वेपर मॉलिक्यूल, अभी भी इसके अंदर बहुत सारे वेपर मॉलिक्यूल के आने की जगह है और सिर्फ एक मॉलिक्यूल वेपराइज होकर ऊपर गया है, तो क्या ये एक मॉलिक्यूल भी डाउनवर्ड सरफेस पे प्रेशर लगा रहा होगा या नहीं? सो डेफिनेटली लगा रहा होगा स्टूडेंट्स। इवन एक वेपर का मॉलिक्यूल भी लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बट डेफिनेटली वो प्रेशर बहुत कम होगा, दैट प्रेशर वुड नॉट बी सफिशिएंट टू कॉज द कंडेंसेशन। स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि प्रेशर इज ड्यू टू द बॉम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। प्रेशर क्यों होता है? प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वेपर्स के, एंड दोज वेपर मॉलिक्यूल्स कीप्स ऑन मूविंग रैंडमली, एंड ड्यूरिंग दैट रैपिड रैंडम मोशन दे कीप्स ऑन कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और जब वो वेपर के मॉलिक्यूल वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे कोलाइड करते हैं तो एक प्रेशर जनरेट होता है। सो यू कैन ऑब्वियसली इमेजिन कि बेशक इसके अंदर एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये एक मॉलिक्यूल भी रैपिड रैंडम मोशन में इधर उधर मूव कर रहा होगा, एंड ड्यूरिंग दैट मोशन वो कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करता होगा, कई बार सरफेस से भी कोलाइड करता होगा, और अगर ये कोलाइड कर रहा है चारों तरफ से तो डेफिनेटली ये भी प्रेशर लगा रहा है, लेकिन ये प्रेशर बहुत कम है, एंड दिस प्रेशर इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज इट्स कंडेंसेशन। नाउ जस्ट इमेजिन कीजिए, अभी तो एक वेपर मॉलिक्यूल था, फिर थोड़ी देर में एक वेपर मॉलिक्यूल और क्रिएट हुआ, फिर एक और मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुआ, फिर एक और मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुआ, और धीरे धीरे ग्रेजुअली इसके अंदर वेपर्स की वॉल्यूम बढ़ने लगी। तो जस्ट इमेजिन कि जैसे जैसे इसके अंदर वेपर्स बढ़ते जाएंगे तो फिर ऊपर से लगने वाला वेपर प्रेशर भी ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये जगह पूरी भर जाएगी, और जब जगह पूरी भर जाएगी तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, और जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा तभी सिस्टम एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा बिटवीन द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर की एग्जिस्टेंस तो पहले मॉलिक्यूल से ही स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही पहला वेपर का मॉलिक्यूल उड़ के ऊपर जाता है तो वो वेपर प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टार्टिंग में नहीं अटेन हुआ। इक्विलिब्रियम तब अटेन होगा जब ये जगह पूरी भर जाएगी और वेपर्स को फर्दर अकोमोडेट होने की जगह नहीं मिलेगी, तो वो वेपर्स डाउनवर्ड प्रेशर लगाएंगे, एंड दैट प्रेशर वुड बी द मैक्सिमम वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर शुरू से लग रहा था, लेकिन विद द प्रोग्रेस ऑफ इवेपोरेशन दैट वेपर प्रेशर ग्रेजुअली गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड when this space is totally filled up with the vapors, तो वो वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है, और जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है तभी सिस्टम एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है बिटवीन द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन। सो आई होप दिस कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर इज वेरी वेल क्लियर टू यू। नाउ स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि थ्रू आउट दिस चैप्टर वी आर एक्चुअली सपोज टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ प्योर सॉल्वेंट। इस पूरे चैप्टर में हमें ये स्टडी करना है कि किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज द वन व्हिच डज नॉट इवेपोरेट, तो जब भी हम किसी सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज में चेंजेस क्या आते हैं। तो इवन इन दिस केस वी आर सपोज टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ओवर वेपर प्रेशर। अब तक मैंने आपको वेपर प्रेशर एक प्योर लिक्विड का बताया, बट अब हम ये देखेंगे कि अगर हम इसी प्योर लिक्विड में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो वेपर प्रेशर पे क्या चेंजेस आएंगे। सो लेट अस कंसिडर इट अगेन। स्टूडेंट्स, अगेन जस्ट इमेजिन कीजिए कि दिस इज अ कंटेनर containing water, and let this be the top layer of the water molecules. So these are the top layer of water molecules, और हमने इस कंटेनर को एक इन्वर्टेड जार से कवर कर दिया। अब नाउ इमेजिन कि इनिशियली इसके अंदर प्योर वाटर था, और जब तक इस कंटेनर के अंदर प्योर वाटर है तब तक ये पूरा अपर सरफेस वाटर मॉलिक्यूल के पास अवेलेबल है, और पूरे सरफेस पे से कहीं से भी रैंडमली कोई भी मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर ऊपर जा सकता है, बिकॉज इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनॉन। जितना ज्यादा वाइड सरफेस सॉल्वेंट के पास अवेलेबल होगा उतना ज्यादा चांसेस होंगे उसके इवेपोरेट होने के। बट नाउ इमेजिन कीजिए कि अगर हम इसके अंदर से कुछ अमाउंट ऑफ शुगर ऐड कर दें। याद रखिएगा स्टूडेंट, शुगर इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो अगर हम इस वाटर के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शुगर ऐड कर दें, तो क्या आप ये मानते हैं कि अभी तक तो पूरा सरफेस वाटर के पास अवेलेबल था, लेकिन जब हम इस लिक्विड के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शुगर ऐड कर देंगे
तो अब ये पूरा सरफेस वाटर के पास अवेलेबल नहीं रह जाएगा, बीच बीच में कुछ जगह शुगर के मॉलिक्यूल्स भी ऑक्यूपाई कर लेंगे। सो जस्ट इमेजिन कीजिए ये रेड वाले मॉलिक्यूल शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं और अनशेडेड मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ना आप देख सकते हैं कि वंस वी ऐड शुगर एंड मेक इट अ होमोजेनियस सॉल्यूशन, तो अब पूरा सरफेस वाटर के पास अवेलेबल नहीं रहा, अब बीच बीच में शुगर भी आ गई एंड दिस शुगर इज नॉन वोलेटाइल। अब जस्ट कंसिडर करिए कि हम इस कंटेनर को एक बार फिर से इवापोरेशन के लिए रख देते हैं। अब जब हम इसे फिर से इवापोरेशन के लिए रखेंगे तो ये शुगर के मॉलिक्यूल्स तो नॉन वोलेटाइल हैं, ये तो वेपराइज होंगे नहीं, वेपराइज तो अब भी वाटर ही होगा। लेकिन क्या आप मानते हैं कि पहले के कंपैरिजन में अब वाटर को कम सरफेस मिल रहा है इवापोरेशन के लिए, बिकॉज सम ऑफ द सरफेस हैज बीन ब्लॉक्ड बाय द शुगर पार्टिकल्स। और अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स को कम सरफेस मिलेगा इवापोरेशन के लिए तो एक गिवन टाइम स्पेन के अंदर वेपर्स भी कम जनरेट होंगे, और अगर कम वेपर्स जनरेट होंगे तो डाउनवर्ड वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, एक प्योर कंटेनर में पूरा अपर सरफेस वाटर के पास अवेलेबल होता है, तो इवापोरेशन बहुत जल्दी जल्दी अकर करती है, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ज्यादा वेपर प्रेशर जनरेट होता है। लेकिन अगर हम एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो सम ऑफ द अपर सरफेस इज ब्लॉक्ड बाय दोज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स, जिसकी वजह से सॉल्वेंट को वेपराइज होने के लिए कम सरफेस अवेलेबल होता है। और अगर सॉल्वेंट को वेपराइज होने के लिए कम सरफेस अवेलेबल होगा तो अब एक टाइम स्पैन के अंदर कम वेपर्स बनेंगे, और कम वेपर्स बनेंगे तो डाउनवर्ड वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। सो एक कंक्लूजन ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि whenever we add a non-volatile solute to a pure liquid, the vapor pressure of the solvent over the solution always decreases. अब स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस की हेल्प से आपको समझा रहा हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा। लेट अस कंसिडर दैट P इज वेपर प्रेशर और P के नीचे सबस्क्रिप्ट A इंप्लाइज सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सबस्क्रिप्ट A रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को और सबस्क्रिप्ट B रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को। तो PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और अगर हम इसके ऊपर नॉट भी लगा दें तो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का मतलब है स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास कंटेनर के अंदर सिर्फ वाटर अवेलेबल था, कोई शुगर हमने नहीं मिलाई थी उसके अंदर, लाइक दिस केस। तो इमेजिन कीजिए कि जब पूरा वाटर अवेलेबल था तो वाटर के ही वेपर्स बन रहे थे, और वो वाटर के वेपर वाटर के सरफेस पे ही प्रेशर लगा रहे थे। तो दिस इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब पूरा सरफेस वाटर के पास होता है तो वाटर के ही वेपर्स बनते हैं, और वो वाटर के वेपर वाटर के ऊपर ही प्रेशर लगाते हैं। दिस इज नोन एज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट PA0। तो PA0 का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट तब होता है जब आपने कोई सॉल्यूट नहीं ऐड करा, सिर्फ वाटर ही वाटर है, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है हमारे पास कंटेनर के अंदर। जस्ट इमेजिन कीजिए कि जब हमने इसी प्योर वाटर के अंदर कुछ शुगर ऐड करी तो ये केस हो गया। अब हम इस कंटेनर को इवेपोरेशन के लिए रख दें तो इवन इन दिस केस वेपर्स तो वाटर के ही बनेंगे, यहां पे भी वेपर वाटर के ही बनेंगे, यहां पे भी वेपर वाटर के ही बन रहे थे। लेकिन द डिफरेंस इज दैट कि यहां पे वाटर के वेपर वाटर के ऊपर ही प्रेशर लगा रहे थे, यहां पे वाटर के वेपर पूरी सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस केस में जो प्रेशर होगा उसे हम PA से रिप्रेजेंट करेंगे। A इसलिए क्योंकि वेपर्स अब भी वाटर के ही बन रहे हैं, अब भी सॉल्वेंट के ही बन रहे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर से नॉट हटा देंगे क्योंकि अब वो सॉल्वेंट के वेपर सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर नहीं लगा रहे, अब वो सॉल्वेंट के वेपर पूरी सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई नॉट रिमूव करने के बाद अब इसका नाम हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये नॉट का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट के वेपर्स सॉल्वेंट के सरफेस पे ही प्रेशर लगाते हैं और उस वक्त सॉल्यूट प्रेजेंट ही नहीं था कंटेनर के अंदर। लेकिन PA का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन। And can we say students, for a non-volatile solute we can say कि PA is always less than PA0. Vapor pressure of solvent over the solution will always be less than the vapor pressure of pure solvent, क्योंकि यहाँ पे पूरा सरफेस वाटर के पास अवेलेबल था, वाटर जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो रहा था, ज्यादा वेपर्स बन रहे थे और ज्यादा प्रेशर लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे वाटर के पास कम सरफेस अवेलेबल है क्योंकि आधी जगह शुगर ने ब्लॉक कर रखी है, और अगर वाटर के पास कम सरफेस अवेलेबल है तो कम वेपर्स बनेंगे, कम वेपर्स बनेंगे तो डाउनवर्ड वेपर प्रेशर भी कम लगाएंगे। तो whenever a non-volatile solute is added to a pure liquid, the vapor pressure of the solvent over the solution always decreases. तो vapor pressure of solvent over the solution कम होता है than the vapor pressure of pure solvent। और अगर हमें पता लगाना है कि कितना कम हो गया प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन के ऊपर लगने वाला वेपर प्रेशर कितना कम हो गया, तो हम इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, एंड दैट डिफरेंस PA0 माइनस PA इज नोन एज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
lowering in vapor pressure. सो स्टूडेंट्स इमेजिन कीजिए कि जब प्योर वाटर था तो इमेजिन करो वेपर प्रेशर लग रहा था 100 mmHg, लेकिन जब हमने उसी प्योर वाटर के अंदर कुछ शुगर मिला दी तो प्रेशर लगने लगा 95 mmHg. तो जस्ट इमेजिन करो कि पहले 100 mmHg प्रेशर लग रहा था, शुगर ऐड करने के बाद 95 mmHg प्रेशर लगने लगा, तो 100 माइनस 95 5 की लोअरिंग आ गई. एंड कैन वी से कि दिस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड. ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा कि PA नॉट माइनस PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई B. काई B इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल. अब ये ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, इमेजिन करो कि हम इसके अंदर और शुगर ऐड करते जाएं. तो अगर हम इसके अंदर और शुगर ऐड करेंगे तो सरफेस पे और ज्यादा शुगर पार्टिकल्स आ जाएंगे, और अगर सरफेस पे और ज्यादा शुगर पार्टिकल आ गए तो वाटर को इवेपोरेट होने के लिए और कम जगह मिलेगी, और अगर वाटर को इवेपोरेट होने के लिए और कम जगह मिली तो और कम वेपर्स बनेंगे, और कम वेपर बने तो डाउनवर्ड वेपर प्रेशर और कम लगेगा, यानी कि लोअरिंग और ज्यादा आएगी. So can we say that this lowering in vapor pressure is directly proportional to the amount of non-volatile solute added. जितना ज्यादा आप non-volatile solute ऐड करेंगे उतनी ज्यादा lowering आएगी. अब नाउ इसका उल्टा इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स. इमेजिन करो कि कुछ देर शुगर ऐड करने के बाद हम अब इसमें शुगर ऐड करना बंद कर देते हैं और एक बार फिर से ग्रेजुअली इसके अंदर वाटर ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं. किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की सॉल्यूशन में हमने कुछ देर सॉल्यूट ऐड करा था, लेकिन उसके बाद हमने सॉल्यूट ऐड करना बंद कर दिया और एक बार फिर से सॉल्वेंट ऐड करना स्टार्ट कर दिया. तो इमेजिन कीजिए कि जैसे जैसे आप सॉल्वेंट बढ़ाते जाएंगे तो अपर सरफेस से शुगर फिर कम होने लगेगी और सॉल्वेंट फिर ग्रेजुअली ज्यादा होने लगेगा, और अगर सॉल्वेंट फिर ज्यादा होने लगेगा तो सॉल्वेंट के ज्यादा होने से अब वेपर प्रेशर एक बार फिर बढ़ने लगेगा, बिकॉज सॉल्वेंट इज वोलेटाइल इन नेचर. और अगर सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो और ज्यादा वेपर्स बनेंगे, और जैसे जैसे वेपर्स बनने की स्पीड बढ़ेगी तो डाउनवर्ड वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा. सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एडेड. ये याद रखिए कि अगर हम सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो लोअरिंग बढ़ेगी, लेकिन अगर हम सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा. एंड दिस कंसेप्ट इज एक्चुअली नोन एज राउल्ट्स लॉ. सो नाउ लेट्स डिस्कस द राउल्ट्स लॉ. So students, Raoult's law के according the vapor pressure of the solvent over the solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent in the solution. पहले आप ये relationship देखिए, PA is directly proportional to chi A. यानी कि जैसे जैसे हम सॉल्वेंट बढ़ाते चले जाएंगे इसके अंदर तो सॉल्वेंट वोलेटाइल है, और अगर वोलेटाइल कंपोनेंट सरफेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा तो फिर वो वेपर्स भी ज्यादा बनाएगा, और वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा लगेगा. तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट. सो दिस इज द राउल्ट्स लॉ फॉर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. एंड नाउ स्टूडेंट्स कंसिडर करिए कि हम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट प्लेस करते हैं, PA इज इक्वल टू K इनटू काई A. Let K be the constant of proportionality, but every constant has a significance. हर constant का एक meaning होता है, एक significance होता है. तो हमने सोचा इस K का meaning पता लगाते हैं कि what's the meaning of this K. तो K का meaning पता लगाने के लिए हम एक assumption लेंगे कि if solvent is pure. Imagine कीजिए कि हमारे पास कंटेनर के अंदर pure solvent है. Consider this case. अगर solvent pure है, कोई solute है ही नहीं, तो can we say कि chi A is equal to 1 होगा? बिकॉज यू नो द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी. अगर B है ही नहीं, सॉल्यूट है ही नहीं, तो काई B 0 होगा और काई A 1 के बराबर हो जाएगा. एंड जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर काई A 1 हो गया प्योर सॉल्वेंट के केस में, तो जस्ट इमेजिन कि अगर हम काई A को 1 रख दें तो ये एक्सप्रेशन रह जाएगा PA इज इक्वल टू K. बट जस्ट इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स कि अगर सॉल्वेंट प्योर है तो फिर तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब सॉल्वेंट प्योर होगा तो इसके अंदर जो वेपर प्रेशर लग रहा होगा उसे PA नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. तो वी कैन ऑल्सो से कि PA इज इक्वल टू K इज ऑल्सो इक्वल टू PA नॉट. अब इस इक्वालिटी में स्टूडेंट्स K भी कांस्टेंट है और PA नॉट भी कांस्टेंट है, तो इट इंप्लाइज, इससे हमें यह पता चला कि K और PA नॉट एक ही बात होती है, K PA नॉट को ही रिप्रेजेंट करता है. और जब हमें यह पता चला कि K और PA नॉट आर द सेम थिंग, तो हमने इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में K की जगह ये PA नॉट पुट कर दिया, बिकॉज K भी कांस्टेंट है एंड PA नॉट भी कांस्टेंट है. तो अगर हम K को PA नॉट से रिप्लेस कर दें तो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स PA इज इक्वल टू PA नॉट chi A, एंड दिस इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ. सो राउल्ट्स लॉ का ये एक्सप्रेशन मैं स्टूडेंट्स एक बार यहां लिख देता हूं. According to Raoult's law, PA is equal to PA naught
काई ए। इस राउल्ट्स लॉ के एक्सप्रेशन में स्टूडेंट्स याद रखिए, दिस पीए इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट बीइंग नॉन वोलेटाइल। सो let us discuss the complete definition of Raoult's law. According to Raoult's law, the vapor pressure of the solvent over the solution is equal to the product of vapor pressure of pure solvent and its mole fraction in solution. So this is the Raoult's law for a binary solution in which one of the component is non-volatile. एक ऐसी binary solution जिसमें solute non-volatile है और solvent volatile है, उसके लिए Raoult's law का expression ये होगा। बट स्टूडेंट्स एक और राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन कंसिडर करते हैं एक ऐसी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल होंगे। नाउ इसी केस में कंसिडर करिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसके अंदर कोई ऐसा सॉल्यूट ऐड करते हैं जो खुद भी वोलेटाइल है, इमेजिन कीजिए कि दिस इज अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर, वाटर तो वोलेटाइल है ही, हमारा सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है ही, लेकिन उस वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर हमने कोई वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। लेट ए बी द सॉल्वेंट एंड बी इज द सॉल्यूट एंड ए एंड बी आर बोथ वोलेटाइल। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक ऐसे कंटेनर को जब हम कवर करके इवेपोरेशन के लिए रखेंगे, तो क्योंकि ए और बी यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही वोलेटाइल हैं, तो सॉल्वेंट के भी वेपर्स बनेंगे और सॉल्यूट के भी वेपर्स बनेंगे, और जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के वेपर्स बनेंगे तो सरफेस के ऊपर वेपर प्रेशर भी दोनों मिलकर लगाएंगे। ए के वेपर भी सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे और बी के वेपर भी सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे। तो जस्ट इमेजिन करो कि एक ऐसी सॉल्यूशन को अपने सरफेस पे टोटल प्रेशर कितना बेयर अप करना पड़ेगा, दैट वुड बी इक्वल टू पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो एक ऐसी बाइनरी सॉल्यूशन इन विच बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, ऐसी सॉल्यूशन के सरफेस पे लगने वाला जो टोटल वेपर प्रेशर होता है, दैट इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। एंड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वी ऑलरेडी नो कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए, तो यहां पे P टोटल इज इक्वल टू पी ए की जगह पी ए नॉट काई ए। एंड सिमिलरली अगर सॉल्यूट भी वोलेटाइल है तो राउल्ट्स लॉ सॉल्यूट पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी। वी कैन से कि पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट काई बी। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन फॉर राउल्ट्स लॉ। ये भी राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन है, ये भी राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन है, बट ये राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन उस बाइनरी सॉल्यूशन के लिए है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट वोलेटाइल था, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल था, और ये राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन एक ऐसी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल हैं। So this was Raoult's law. This is the concept of vapor pressure, and believe me students, this concept of Raoult's law and vapor pressure is the centralized topic of this chapter. ये पूरा चैप्टर आगे तक इसी वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ के टॉपिक पे बेस्ड है। सो अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छी तरह समझ में नहीं आएंगे स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में आगे के पोर्शंस भी समझने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सो प्लीज इट्स माय डीप रिक्वेस्ट टू यू कि इन टॉपिक्स का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर करिए। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू एनी टॉपिक टॉट टुडे, देन यू कैन ऑलवेज कनेक्ट मी एट माय email ID which is added within the link below. So I hope students this concept is very well clear to you. In our next video section we will apply this concept of Raoult's law over ideal and non-ideal solutions. Thank you.